नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे। आज नेट के फर्स्ट पेपर के लिए आज टॉपिक है उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति एवं प्रशासन। इस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आई हूँ। तो अभी तक जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा है, मैं एक एक टॉपिक पर 15-15 क्वेश्चन लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि मैं उनके बारे में बताती चलूँ। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते हैं, व्याख्यात्मक हल होता है, जिससे कि आपके एक क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चन को तैयार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदी विषय के अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विशेष प्रश्नों के नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। जो मैं पढ़ाती हूँ या मैं जो क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ, उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिसके बाद मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराऊँगी। इसके बाद बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति एवं प्रशासन। ये नेट के फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक ऐसा है जिसके जिसके अंतर्गत 5-5 क्वेश्चन पूछे आते हैं। आपको जैसे कि पता है कि हर पेपर के 10 सेक्शन में से हर सेक्शन से 5-5 क्वेश्चन पूछे आते हैं। इस तरह से फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो इन 50 क्वेश्चन में से एक टॉपिक ये भी है उच्च शिक्षा प्रणाली के ऊपर जो पूछा आता है क्वेश्चन। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस पे पहला क्वेश्चन मेरा है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को निम्नलिखित में किसने असंवैधानिक घोषित किया है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक घोषित किया है? ऑप्शन है भारत के उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने, भारत के राष्ट्रपति ने। किसने जो है इसमें से असंवैधानिक घोषित किया है? तो इसमें से किया है भारत के उच्चतम न्यायालय ने। उच्चतम न्यायालय ने इस बिल को 13 अगस्त 2014 में लोकसभा तथा 14 अगस्त को 2014 में राज्यसभा में पारित किया। लेकिन 16 अक्टूबर 2014 को 5 जजों की खंडपीठ ने 4:1 के मतदान से NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया। मतलब 2014 में ये जो है पारित हुआ बिल, और इसको पारित करने के बाद 2014 में ही जो है 14 अगस्त को ये पारित हुआ था, और 16 अक्टूबर को 5 जज की खंडपीठ ने जो है इसे 4-1 के मतदान से NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल और शासनाध्यक्ष दोनों हैं। संसद सर्वोच्च है। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य हैं। इनमें आपको कूट के माध्यम से आंसर देना है। कूट नीचे दिए गए हैं, जिनके आधार पर आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो केवल डी है, मतलब डी यानी कि केवल 3 है। तीसरा ऑप्शन एक बार फिर देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य हैं। ये जो है नहीं, सॉरी, ये नहीं है। अभी मैंने बताया तीसरा ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। ये जो है इसमें ऑप्शन सही, केवल तीसरा ऑप्शन सही है, इसलिए केवल तीसरा यानी कि डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मूल या मौलिक कर्तव्य हैं? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से आपको बताना है मौलिक कर्तव्य। ये जो भी सामने दिए गए, इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, इनमें से सही कूट का चयन करना है। तो कूट के माध्यम से आंसर ये है। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, आप देख सकते हैं कि संविधान का पालन, उसके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर व सम्मान। पहला हमारा मौलिक कर्तव्य जो है वो राष्ट्रगान का आदर व सम्मान है, उसके आदेशों का सम्मान करना, संस्थाओं का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। फिर दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। अगला है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व भाव का निर्माण करना। अगला है हमारे सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और परीक्षण करना। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना।
अगला है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये हमारे मौलिक जो है कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों में से अब आप इनमें से ढूंढ सकते हैं कि आपको जो पूछा गया है यहाँ पर, इनमें से कौन सा जो है कौन सा सही है। तो कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, अभी आपने पढ़ा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार, ये भी था। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना, ये भी था। और माता पिता द्वारा अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी था। तो इसमें से कौन सा है 1, 2 और 3? ये 1, 2 और 3 जो है इसमें से सही होगा आंसर, यानी कि 3 पॉइंट इसमें से सही हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। चौथे में लिखा गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व की बात यहाँ पर की गई है, जबकि ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ पर कहा गया था, जो इसके पहले था वो था कि संविधान का पालन करके उसके आदेशों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर व सम्मान। तो ये नहीं है, राष्ट्रीय महत्व की बात नहीं थी, इसलिए 3 ऑप्शन इसमें सही हैं। कूट के माध्यम से भी इनको हम पहला ऑप्शन सही मानेंगे। अगला है प्रश्न, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह एक संवैधानिक निकाय है, ये एक सांविधिक निकाय है, ये न तो संवैधानिक निकाय है ना ही सांविधिक निकाय है, ये एक चिंतन कोश टैंक है। चिंतन कोश यानी कि थिंक टैंक है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर आपको बताना है इसमें से कौन से हैं। तो किस प्रकार के, कि संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है, इनमें से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 और 4। यानी कि कौन कौन सा होगा? एक तो होगा ये एक चिंतन कोश यानी कि थिंक टैंक है, चिंतन कोश है। दूसरा होगा, तीसरा, ये ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही सांविधिक निकाय है। ये होगा, ये ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय होगा। क्यों? क्योंकि नीति आयोग योजना आयोग का प्रतिस्थापन है। ये ना तो सांविधिक निकाय है और ना ही संवैधानिक है। इस नई संस्था को थिंक टैंक के रूप में वर्णित किया गया है। इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार की सलाह देने का है। नीति आयोग में लोगों के विकास के लिए विकेंद्रीकरण, सहकारी संवाद को शामिल किया गया है। इसके आधार पर केंद्र के साथ राज्य भी योजनाओं को बनाने में अपनी राय रख सकेंगे। तो इसलिए जो है इसमें जो कूट है वो सही है, ऑप्शन सी 3 और 4 विकल्प। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा की संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक द्वारा निम्नलिखित में से किस संकेंद्रक मूल्य को बढ़ावा दिया गया है? नैक के द्वारा किस संकेंद्रक मूल्य को बढ़ावा दिया गया है? इस पर जो है ऑप्शन आपके सामने है कि राष्ट्रीय विकास में अवदान, विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवृत्तियों का संपोषण, विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना, आधारित सुविधाओं के इष्टतम प्रयोग को बढ़ावा देना। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट के माध्यम से ये उत्तर है, तो इसमें क्या सही होना है? ये है, सही है इसमें कि ऑप्शन बी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 में क्या क्या है इसके बारे में अभी नीचे बात कर लेते हैं। कि एक तो संस्थान द्वारा स्व अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये इसके अंतर्गत आता है। जो नेक था यानी कि NAAC की स्थापना जो हुई थी सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप, ये हुई थी 1994 में। इसका सन भी पूछा जा सकता है। तो ये हुई थी 1994 में और इसका जो है नाम है नेक। और फिर संस्थान द्वारा स्व अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, राष्ट्रीय विकास में महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय का अवदान करना है, विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवृत्तियों का संपोषण, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना है इसका उद्देश्य। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? अभी मैंने बताया आपको, ऑप्शन बी सही था। बी ऑप्शन में क्या क्या है देख लेते हैं। बी ऑप्शन में 1, 2 और 3 कथन है, यानी कि ये कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय विकास में अवदान, विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवृत्तियों का संपोषण, और तीसरा था विद्यार्थियों एवं अध्यापकों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना। अगला प्रश्न है, संविधान में एक मद के, अगला प्रश्न है
संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट शक्तियों में या संघ सूची में? किसमें आती है? तो जो संविधान की लोक व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन ए सही होगा, राज्य सूची का विषय है। और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, पहली चीज तो इसको समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची थी, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। 3 प्रकार की जो है सूचियां हैं भारतीय संविधान में। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं। तो इसमें जो है वर्णन किया गया है इनका। फिर संघ सूची के विषय पर जो कानून निर्माण का दायित्व केंद्र सरकार का होता है, राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण का दायित्व राज्य सरकार का, तथा समवर्ती सूची के विषय पर कानून निर्माण का कार्य केंद्र सरकार का एवं राज्य सरकार दोनों का है। परंतु विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू किया जाता है। तो संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय। संघ सूची में संविधान लागू होने के समय में संघ सूची में 97 विषय थे और राज्य सूची में 66 विषय थे। समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान समय में संघ सूची में, वर्तमान समय का जरूर पूछा जा सकता है, इसको जरूर याद रखिए। वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इनको जरूर ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बन सकता है इस पे क्वेश्चन। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो संघ सूची है, संघ सूची में वर्तमान समय में 100 विषय, राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 विषय और विषय यानी कि समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर होगा राज्य सूची में, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? धर्म, लिंग, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता। कूट के माध्यम से आंसर देना है। तो इसमें जो है ऑप्शन सही होगा ए में कौन कौन से हैं? ए, बी और सी, यानी कि धर्म, लिंग और जन्म स्थान। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? एक तो धर्म के नाम पर पक्षपात नहीं होना चाहिए, दूसरा लिंग के नाम पर पक्षपात नहीं होना चाहिए और जन्म स्थान के नाम पर भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है जो है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में वर्णन किया गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के समय किसी भी धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर उनका प्रवेश निषेध ना किया जाए। तो इससे जो है संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता है। तो इसमें कूट के माध्यम से इसमें भी आंसर आपको देना है। कूट आपके सामने ये रहे, इसमें से जो कूट सही है उसी पर हम पहले चर्चा करते हैं। इसमें कूट सही है ऑप्शन डी 1 और 3। तो 1 और 3 में क्या है कि लोकसभा के संबंध में विकल्प डी सही है। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। लोकसभा संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। जो लोकसभा है उसमें जो मतदान करके आप लोग प्रत्यक्ष जो प्रतिनिधियों को एकत्र करते हो यानी कि चुनते हो, वो है लोकसभा। और भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, 552 है, जिसमें 530 सदस्य विभिन्न राज्यों के और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है।
लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है, परंतु समय से पूर्व भंग भी इसे किया जा सकता है। तो ये रही लोकसभा और राज्यसभा के विषय में जानकारी। ऑप्शन डी सही है। 1 और 3 इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं क्या है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई, कितनी है? अभी मैंने बताया 552। फिर है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। अगर जो है इनके स्थान पर प्रतिनिधित्व पूरे नहीं होते, इस स्थिति में राष्ट्रपति की मंशा के आधार पर आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर लिया जाता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, निर्धारित नहीं है 4 वर्ष। इसमें से क्या सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन सही है सी, निर्धारित नहीं है, क्योंकि जो महाधिवक्ता होता है उसका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है। ये किसी राज्य का उच्च विधि अधिकारी है जो प्रायः विधिक मामलों में न्यायालय या सरकारों को सलाह देने का कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। यानी कि एक राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है। ये नहीं कि 5 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा या 4 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है, वो सलाह देने का कार्य करता है। और संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। अगर ये पूछा जाए कि इसकी नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति कैसे होती है, तो होती है राज्य सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इनमें से किस राज्य में सीटों की संख्या सर्वाधिक है लोकसभा की? तो इसमें है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन। इसमें महाराष्ट्र में सीटों की संख्या 48 है। लोकसभा की सीटों की संख्या 48 है, सर्वाधिक है। लेकिन इसमें भी अधिक सीट उत्तर प्रदेश में 80, इससे भी अधिक सीट उत्तर प्रदेश में 80 है। यहाँ पर सिर्फ जो है ऑप्शन के आधार पर उत्तर देना था, तो महाराष्ट्र में 48 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 80 है। अगर यहाँ विकल्प उत्तर प्रदेश होता तो उत्तर प्रदेश सही माना जाता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अधिनियम अभियान RUSA के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना, अपर्याप्त अवसंरचना वाले विश्वविद्यालय की स्वायत्त महाविद्यालयों में अधोस्तरण करना। इसमें से क्या सही होगा? तो कूट के माध्यम से आंसर देना है। सबसे पहले तो हम आपको आंसर ही बता देते हैं, क्योंकि इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन का आंसर जब तक न पता चले तब तक कि आगे समझाने में मन नहीं लगता। तो इसका ऑप्शन होगा सही ए, यानी कि 1, 2 और 3। इसमें ये ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा और 3 सही होगा। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA जो है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, इसको रूसा भी कहते हैं, रूसा, एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो पात्र राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई थी। केंद्रीय वित्त पोषण सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए जो है अनुपात होता है, कुछ अनुपात निर्धारित होता है, उसके आधार पर मापदंड निश्चित किए गए हैं। और राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के समालोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर राज्यों का निधियन दिया जाता है जो उच्चतर शिक्षा परिषदों को जाता है। तो सबसे पहले तो हम उसके उद्देश्य देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर नोट कर रखा, नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पर निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए राज्य संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना और प्रत्यापन को अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन कार्य ढांचे के रूप में अंगीकार करना। दूसरा है राज्य स्तर पर योजना और मॉनिटरिंग के लिए सांस्थानिक ढांचे का निर्माण करके, ये राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता प्रोत्साहित करके, संस्थाओं के अभिशासन में सुधार करके राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार करना। अगला है संबंधन शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना।
सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त संकाय की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना और रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना। अगला उद्देश्य है उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करने के लिए योग्य पर्यावरण का निर्माण करना। यानी कि बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों में जो हम मेन बातें पाते हैं, जो इस ऑप्शन के माध्यम से हमको सही उत्तर जो मिल रहा है, हम पहले उस पर ध्यान दे लेते हैं कि कौन कौन से। जैसे कूट के माध्यम से हमने देखा 1, 2 और 3 है, तो कौन से हैं? सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। RUSA का जो उद्देश्य है वो है गुणवत्ता में सुधार करना, पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना। ये इनके उद्देश्य हैं जो कि इसके कूट के माध्यम से। आप देखिए इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें क्योंकि कूट जो होते हैं, वो कूट का मतलब है कि आपके समग्र ज्ञान की जांच करना कि आपको कितना आता है। ऑप्शन सारे एक जैसे लगते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पर्याप्त और संरचना वाले विश्वविद्यालयों की स्वायत्त महाविद्यालयों में अधोस्तरण करना। तो इस तरह की हिंदी में ये आंसर दिए होते हैं जिनको कि पढ़ के थोड़ी कन्फ्यूजन होती है और जिसके कारण क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहला मेरा सुझाव ये है कि आप जो तैयारी करें, उन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आधार पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले तो उनको तैयार करें, जिसके आधार पर आपका अच्छा पेपर हो सके। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैकस डिलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक था। जैकस डिलोर्स के द्वारा जो यूनेस्को को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट है उसका शीर्षक क्या था? मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या था इसमें कि मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट। इसमें थी, इसमें ऑप्शन बी सही है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैकस डिलोर्स की जो रिपोर्ट थी उसका शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विद इन, यानी कि ये बी ऑप्शन सही था, सही है। अगला क्वेश्चन है, द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू, कोलंबो, इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी ये नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में नई दिल्ली में कुल 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इनको भी देख लेते हैं कौन कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो एक है दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय। तो ये जो है दक्षिण एशियाई यानी कि जो अभी आपसे पूछा गया साउथ एशियाई, तो वो यही है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय। तो ये आपका आंसर सही होता है ये। और इस तरह से आप जान भी सकते हैं कि कौन कौन से विश्वविद्यालय दिल्ली में हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय एक तो है, जामिया मिलिया है, जवाहरलाल नेहरू है, इग्नू है, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ये 2015 का क्वेश्चन 2015 में बात की गई है कि वर्तमान यानी कि 2015 में भारत के उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात GER लगभग क्या है? तो ये उस समय का क्वेश्चन है, हम इसको छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 2020 या 19 का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, अप्रैल 2015 में भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, कितने विश्वविद्यालय थे अप्रैल 2015 में भारत में? तो वो थे 27 विद्यालय, बी ऑप्शन 27 विश्वविद्यालय। भारत में सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, 21 जून को, 7 जुलाई को या 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। भारत में सिविल सर्विस दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है आज का, और इसमें जो है लंबी चौड़ी फिर से वही प्रक्रिया मैं बताने वाली हूँ आपको, लेकिन उद्देश्य आपको जरूर ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से उद्देश्य होते हैं किसी भी संस्था या आयोग की स्थापना में।
तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात हो रही है, क्योंकि आप खुद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कगार में खड़े हैं, तो आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। इसके समस्त उद्देश्यों को आपको पढ़ना चाहिए। तो मैं जहाँ तक हो सकता है मौखिक आपको बता दे रही हूँ। पहले तो आप ऑप्शन देखिए कि अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवं उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए। फिर शिक्षकों की क्षमता का निर्माण, भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र के प्रत्येक संस्था को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए। इनमें से क्या सही होगा, कूट के माध्यम से आंसर देना है। तो इसमें आंसर आपका सही होगा ए, यानी कि 1, 2 और 3 विकल्प सही है। 1, 2, 3 विकल्प आप देखते रहिए, तब तक के मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है। कि भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसमें जो है वाइस राय लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिशें रखी थी। उसके बाद 20वीं शताब्दी में जो 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज पड़ा। इस संस्था के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाने लगा था। तो भारतीय स्वतंत्रता उपरांत, भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई। इसके अंतर्गत देश में शिक्षा की आवश्यकताओं और उनमें सुधार पर किए जाने वाले कार्यों पर विचार किया जाता था। इस आयोग ने सलाह दी कि आज़ादी पूर्व के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी को फिर से गठित किया जाए, उसका एक अध्यक्ष हो और उसके साथ ही देश के बड़े शिक्षाविदों को भी इस समिति के साथ जोड़ा जाए। सन 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहयोग के मामलों को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अधीन लाया जाएगा। इस तरह 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी थी। इसके बाद हालांकि 1956 में जाकर ही यूजीसी को संसद में पारित एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया और तभी औपचारिक तौर पर इसे स्थापित भी माना गया। भारत भर में क्षेत्रीय स्तर पर अपने कार्यों को सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए यूजीसी ने कई स्थानों पर अपने कार्यालय खोले। विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया में यूजीसी ने देश में 6 स्थानों पर कार्यालय खोले। यानी कि 1953 में जो है तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके जो है संज्ञान में इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई और 1956 में यूजीसी को संसद में पारित एक विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया। तब से ये औपचारिक तौर पर इसे स्थापित माना गया। तो इसके कई क्वेश्चन बन के निकल के आते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमें देखना था, उद्देश्यों के लिए गठित, कौन से उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था। तो अनुसंधान के उन्नयन और शिक्षा के विकास के लिए, संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवं उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए, और शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करने के लिए बनाए गए। यानी कि ऑप्शन सही है। तो इस तरह से क्वेश्चंस मैं लाती रहूँगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट करें। हमारे फेसबुक ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और उम्मीद करती हूँ आप जो है इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे। और अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी तो भी कमेंट करें और मैं उसी तरह से आपको टॉपिक भी प्रोवाइड कराती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।